भोजपुरी सिनेमा एक टाइम पर बिहार और पूर्वांचल का प्राइड था। पूरे देश का सबसे ज्यादा संस्कारी और जमीन से जुड़ा सिनेमा माना जाता था। आज वही इंडस्ट्री जोक्स और मीम्स का एकमात्र विषय बनकर रह गया है। बताओ, एक इंडस्ट्री जहां कभी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो जैसी फिल्म बनी, आज वही लिरिक्स होती है ढोड़िए में 32 GB रैम, चोलिया के हुक, जाने ऐसे ही कितने वल्गर गाने बनने लगे। बहुत ही एम्बैरेसमेंट होता है, हर अंग के ऊपर गाना बजा बजा के और कहीं भी से चला देते हैं। क्या सच में ये था हमारे बिहार का कल्चर? और अगर नहीं तो कैसे एक इंडस्ट्री जो बिहार और पूर्वांचल का पहचान था, धीरे धीरे अपने ही इज्जत का मजाक बनाता चला गया? आखिर क्या हुआ उस भोजपुरी सिनेमा को? कहाँ खो गया वो असली बिहार, वो मिठास भरा एक्सेंट, वो देसी इमोशन? इस वीडियो में उन्हीं सवालों का जवाब है। और कैसे रवि किशन और मनोज तिवारी जैसे आइकन्स ने एक लेगेसी बनाया, लेकिन कैसे खेसारी और पवन जैसे स्टार्स ने उस लेगेसी को कंट्रोवर्सी में बदल दिया। आज इनकी वजह से वल्गैरिटी, फैन वॉर्स और कास्ट पॉलिटिक्स भोजपुरी इंडस्ट्री का सिंबल बन गया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री अपने पहचान को वापस से ला सकता है? ये वीडियो आज तुम्हें उन्हीं सवालों का जवाब देगा। एंड हाँ, तुम्हें ये वीडियो अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने इस वीडियो को 5 पार्ट्स में बांटा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट से, भोजपुरी सिनेमा का जन्म। जब लोग बोलते हैं ना, सिनेमा सिर्फ ग्लैमर नहीं होता, एक जरिया होता है अपने कल्चर को दिखाने का, तो एक वक्त पर भोजपुरी सिनेमा उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। 1950s के आसपास जब बॉम्बे और मद्रास अपने सिनेमा एम्पायर को खड़ा कर रहा था, तब बिहार के लोगों के पास एक अपनी कहानी थी, एक अपना तालमेल, अपनी बोली, अपनी जिंदगी थी। उसी जमीन पर 1963 में एक फिल्म आई, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो, और लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इमोशन था। फिल्म में हीरो या हीरोइन नहीं थे, कोई बड़े शहर के मॉडर्न लोग नहीं थे, बल्कि वो थे हम जैसे लोग, सिंपल लोग जो रोटी, खेत और परिवार में जीते थे। उसके बाद 70s और 80s तक भोजपुरी सिनेमा ने अपना गोल्डन फेज देखा। तो भोजपुरी सिनेमा में अब भी माँ के आंसू, बेटे के सपने और संस्कार की कहानियां चलती थी। तब फिल्मों में रवि किशन या मनोज तिवारी हीरो नहीं लगते थे, वो कलाकार लगते थे। उनकी एक्टिंग ओवर द टॉप नहीं बल्कि नेचुरल लगते थे। डायलॉग्स डिलीवरी में वो ऑनेस्टी था जो कि आजकल के समय में कहीं खो सा गया है। लेकिन जिस भी कहानी में पीक आता है, साथ ही उसके डाउनफॉल भी चला आता है। एंड भोजपुरी सिनेमा का डाउनफॉल भी एकदम ऐसे ही आया। 90s आते आते टीवी और बॉलीवुड के चक्कर में भोजपुरी सिनेमा पीछे छूटने लगा। कम ऑडियंस, कम बजट और रिपीटेटिव कंटेंट, इंडस्ट्री लगभग मर ही चुका था। कहानी में आए 2 लोग जिन्हें लोग कहते हैं भोजपुरी सिनेमा का मसीहा, रवि किशन और मनोज तिवारी। पार्ट 2, द गोल्डन एरा। अगर तुम भी बिहार या पूर्वांचल से हो तो तुम्हें ये चीज जरूर याद होगा, जब भी रवि किशन के डायलॉग्स या मनोज तिवारी के गाने पूरे गांव में बजते थे, तब वो वाइब ही अलग होता था। वो टाइम था जब भोजपुरी सिनेमा को इज्जत से देखा जाता था, फैमिली के साथ। भोजपुरी फिल्मों ने सबको रियलाइज करवाया कि भोजपुरी भी एक प्राउड लैंग्वेज है। एंड इसी वक्त आया मनोज तिवारी का दौर। उन्होंने भोजपुरी को एक म्यूजिकल चार्म दिया। ससुरा बड़ा पैसा वाला, ये फिल्म ने हिस्ट्री लिख दी। और सबसे खास बात, ये फिल्म फैमिली ऑडियंस के लिए बनी थी। अब बात कर लेते हैं रवि किशन की। रवि किशन का नाम तब भोजपुरी के बच्चन के नाम से जाना जाता था। उनका स्टाइल क्लासी था, उनका डायलॉग्स डिलीवरी रियल और इमोशनल लगता था। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों से पूरा बॉलीवुड भी इम्प्रेस था। तभी तो अजय देवगन, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न जैसे बॉलीवुड स्टार्स भोजपुरी में भी दिखते थे। एंड हाँ, इस चीज के लिए हम सदी के महानायक को कैसे भूल सकते हैं, अमिताभ बच्चन, जिन्होंने 2006 में भोजपुरी मूवी गंगा में काम किया, जिस वजह से लोगों को भोजपुरी सिनेमा का गोल्डन फ्यूचर दिखने लगा। उस टाइम पे कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता था कि एक दिन यही इंडस्ट्री अपने कंटेंट की वजह से मीम बनेगी। एक टाइम पे बिहारियों को सिनेमा में भोजपुरी सुनते ही प्राउड फील होता था। बट जैसे हर कहानी में ट्विस्ट आता है, वैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री के इस गोल्डन एरा के बाद एक ऐसा फेज आया जहां से सब कुछ धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो गया। पार्ट 3, द स्लो कोलैप्स। वो टाइम आ गया था जब प्रोड्यूसर्स को लगने लगा कि अब कहानी से ज्यादा बिकता है आइटम सॉन्ग्स। और जहां पहले भोजपुरी में सॉन्ग्स बनते थे माँ के लिए, अब वहीं सॉन्ग्स बनते हैं भाभी, देवर, चोली और जाने ऐसे ही कितने बॉडी पार्ट्स के ऊपर। 2010 के बाद एक टाइम आया जब रवि किशन और मनोज तिवारी जैसे लेजेंड्स पॉलिटिक और बॉलीवुड में बिजी होने लगे। एंड तभी एंट्री होती है पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और निरहुआ जैसे नए जनरेशन सुपरस्टार्स की। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इन लोगों की एंट्री के साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्री का कंटेंट लेवल भी सीधे नीचे गिर गया। अब मूवी प्रोड्यूसर्स के दिमाग में भी एक ही बात था कि जनता को स्टोरी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो आइटम सॉन्ग्स। और यहीं से स्टार्ट होता गया भोजपुरी इंडस्ट्री का असली क्रैश। एंड मेरे अकॉर्डिंग इस चीज को नोटिस करना इतना भी हार्ड नहीं था। जहां पहले भोजपुरी मूवीज में बोले गए डायलॉग्स में इमोशंस थे, अब उन्हीं मूवीज के गानों में वल्गर डबल मीनिंग लाइंस होते हैं। तुम्हें यकीन नहीं होगा, एक वक्त पे इसी इंडस्ट्री ने
हीरोइंस की आंखों में ममता और संस्कार दिखाया था, बट अब देख लो दिखाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्लीवेज। और इसमें मेजॉरिटी गलती प्रोड्यूसर्स की ही है, क्योंकि उन्होंने ही अपने ऑडियंस को अंडरएस्टिमेट कर लिया। उन्हें ऐसा लगता है कि गांव के लोगों को तो सिर्फ मसाला चाहिए, एक्टिंग या स्टोरी से उनका क्या लेना देना। और माइंड इट, इसी सोच ने इंडस्ट्री के क्लास को मास में बदल दिया, वो भी पॉजिटिव नहीं निगेटिव वे में। अब यहाँ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। जो लोग पहले भक्ति गाने बनाते थे वो धीरे धीरे कमर्शियल बन गए। पवन सिंह, जिनका करियर स्टार्ट हुआ था लॉलीपॉप गाने से, वो इनिशियली एक डिसेंट सिंगर थे, लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे उनके फिल्म्स और सॉन्ग्स में भी वल्गैरिटी दिखने लगी। अब उनका स्टाइल भी भक्ति से ज्यादा बॉडी शो और गंदे लिरिक्स पे होने लगा। फिर आए खेसारी लाल यादव, फैंस के फेवरेट नो डाउट, लेकिन उन्होंने भी टीआरपी और अटेंशन के चक्कर में लाइन क्रॉस कर दी। हर दूसरे गाने में ऐसे लिरिक्स जो पब्लिक प्लेस में बजाए जाने लायक थे ही नहीं। एंड तब से अब तक भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए वल्गैरिटी इज इक्वल टू मार्केटिंग फॉर्मूला बन गया। और जानते हो सबसे दुख की बात क्या है, कि लोगों ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब कहीं ना कहीं दोनों पब्लिक और इंडस्ट्री के लिए कंटेंट से ज्यादा ट्रेंड इंपॉर्टेंट हो गया। इसी दौरान रवि किशन और मनोज तिवारी जैसे एक्टर्स ने भी बढ़ते हुए वल्गैरिटी को सेंस कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इंडस्ट्री से साइडलाइन करते गए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जिस डायरेक्शन में भोजपुरी इंडस्ट्री जा रहा है वो ऑडियंस के साथ उनके लिए भी डेंजरस है। पर सच बताऊं, इसमें सिर्फ एक्टर्स की गलती नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम ही करप्ट हो गया था। प्रोड्यूसर्स को तो जैसे कंटेंट पे इन्वेस्ट करना ही नहीं था, और डायरेक्टर्स के पास क्रिएटिव फ्रीडम। वो क्या होता है, अगर गंदे गाने बनाने हैं तो बताओ। पार्ट 4, वल्गैरिटी एंड फैन वॉर्स। देखो, हर इंडस्ट्री में कंपटीशन होना आम बात है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में कंपटीशन एक जुनून बन गया है। यहाँ तुम्हें लोग इस बेसिस पे जज करेंगे कि तुम कितने ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो, कितने वायरल हो और कितने वल्गर हो। और इस रेस में तुम्हें सबसे पहला नाम दिखेगा पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का। सोचने वाली बात है कि कैसे इन जैसे लोगों ने एक फलते फूलते इंडस्ट्री को खत्म करके रख दिया। जहां आज साउथ सिनेमा बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ते हुए नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। तुम इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि लगभग एक टाइम पे स्टार्ट हुआ रीजनल इंडस्ट्री आज कहाँ है और भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ है। इवन मैं तो कहूंगा कि इससे बढ़िया बंगाली और उड़िया इंडस्ट्री है। कम से कम वो अपने कंटेंट पे तो फोकस करती है। तुम चाहे इनकी कितनी भी गलतियां गिना दो, लेकिन इनका एक ही एक्सक्यूज रहेगा, अरे हमसे ज्यादा वल्गर तो वो है। तो कह रही है कि लगाए दे चोलिया के हुक राजा जी। अब इसको बताते हैं कि अश्लील है, और वो जब पूछते हैं कि चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे, मतलब इनको इस बात पे प्राइड होता है कि वल्गैरिटी में भी दूसरे नंबर पे आते हैं। चलो ये तो हो गया एक बात, अब आते हैं दूसरी बात पे, यानी भोजपुरी इंडस्ट्री में कास्ट पॉलिटिक्स। पता नहीं तुम्हें ये मालूम है कि नहीं, बट आज के समय में भोजपुरी इंडस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फॉरवर्ड समाज और यादव समाज। और इन दोनों ही ग्रुपों को लीड करते हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। मानो चाहे मत मानो, लेकिन इन दोनों की वजह से ही भोजपुरी इंडस्ट्री आज एक साइलेंट पॉइजन बन चुका है, जिस वजह से अब इस इंडस्ट्री में फिल्में और गाने भी जाति के आधार पे ही बनते हैं। और इन दोनों की वजह से ही कुछ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर भी सिर्फ अपने कास्ट के एक्टर्स को ही प्रमोट करना चाहते हैं। इवन अब तो ये हाल है कि इनके गाने और डायलॉग्स में जाति के डायरेक्ट रेफरेंस दिए जाते हैं। गाने जैसे बबुआने से हिला, हिराने से हिला लोग भी बड़े चाव से सुनते हैं। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ, सिनेमा आर्ट से सीधे पॉलिटिकल टूल बन गया। बताओ, एक समय पे बिहारी मतलब मिथिला कल्चर, लोकगीत और फोक आर्ट को माना जाता था। वहीं आज देखो, बिहारियों को सिर्फ मीम्स और वल्गैरिटी की नजर से देखा जाता है। बट सवाल ये भी उठता है कि आखिर बिहार के लोग क्यों नहीं इस जातिवाद के खिलाफ कुछ करते हैं। तो गौर से सुनना, इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। बिहार में रीजनल पॉलिटिक्स के कारण ही लोग भी बहुत पहले से जातियों में बटे हुए थे, जिसका सीधा सीधा फायदा खेसारी लाल जैसे कलाकारों ने उठाया। लेकिन बीच में फंसा कौन, तो वो थे ऑडियंस। पार्ट 5, द रिवाइवल। भाई देखो, अगर किसी चीज को तोड़ने में 1 साल लगता है तो उसको दोबारा बनाने में 1 डेकेड लगेगा, और भोजपुरी सिनेमा को इसकी सख्त जरूरत है। लेकिन इससे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री को अपने कलाकारों को इज्जत देना सीखना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिहार से अच्छे आर्टिस्ट नहीं निकलते हैं, बल्कि उनको अच्छे काम की खोज में बॉलीवुड में जाकर स्ट्रगल करना पड़ता है। एक्टर्स लाइक मनोज बाजपेयी, संजय मिश्रा, पंकज झा और पंकज त्रिपाठी सभी बिहारी ही तो हैं, बट इनको सही अपॉर्चुनिटी ना मिलने के कारण बॉलीवुड शिफ्ट होना पड़ा। एंड देखो, इनको वहाँ कितना रिस्पेक्ट मिलता है, शायद से ये रिस्पेक्ट यहाँ ना मिलता। दूसरा रीजन जिससे भोजपुरी सिनेमा रिवाइव हो सकता है वो है स्ट्रिक्ट सेंसरशिप। एल्बम पे ना जब तक सेंसर नहीं लगेगा तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। जैसे हमारी फिल्मों पे सेंसर है, सेंसर बोर्ड अगर मैं एक गाली भी दे दूं उसको पास नहीं करता है।
देखो, तुमने नोटिस किया होगा कि सेंसरशिप के द्वारा बॉलीवुड मूवीज में बहुत सारे कट्स मारे जाते हैं, बट शायद से ये चीज हार्डली भोजपुरी मूवीज को फेस करना पड़ता होगा। और अगर यहाँ स्ट्रिक्ट सेंसरशिप को भोजपुरी मूवीज में भी अप्लाई करने लगे, तभी यहाँ पे काम करने वाले डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी समझ पाएंगे कंटेंट और वल्गैरिटी के बीच का डिफरेंस। एंड हाँ, अगर तुम्हें भी लगता है कि हमने किसी पॉइंट को मिस कर दिया तो तुम उसे मेंशन करना मत भूलना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम तुम्हारे लिए ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.